हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने उसकी बहुत सारी विशेषताओं को देखा था कि जैसा कि संविधान की क्या प्रस्तावना है। यह संकट काल का शिशु था। फ्रांस का संविधान लिखित संविधान था और साथ ही फ्रांस का जो संविधान है वो एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। हम बात करते हैं कि जब फ्रांस में राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था और 1789 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद से ही धर्म को राजनीति से पृथक रखने की प्रयास किया गया था। और यही कारण था कि पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। अगर हम बात करें हमारे देश भारत के संविधान की, तो भारत के और अन्य कई राष्ट्रों के संविधानों के अंतर्गत भी धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात कह सकते हैं कि सेकुलर स्टेट को प्राथमिकता दी गई है। और यदि कोई राज्य यद्यपि ऐसा कोई भेदभाव भी करता है, लेकिन वो दिखावा यही करता है कि वहाँ ऐसा कुछ अन्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, है ना। जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रांस के संविधान के मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हमने कल भी देखे थे कि 1789 में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, उनकी भौतिक सुविधाओं और परिवार की उन्नति आदि का दायित्व राज्य का ही है। यहाँ तक कि शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया। और इसकी एक और व्यवस्था है कि ये पश्चिमी प्रजातंत्र होते हुए भी यहाँ जो अधिकार दिए गए हैं उन पर समाजवादी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे संगठन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार आदि आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच समन्वय की। फ्रांस के संविधान की एक अनूठी विशेषता है कि यहाँ पर सिर्फ संसदात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई गई है और ना ही सिर्फ अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अर्थात ना तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ना ही यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर कहा जा सकता है। अर्थात इनकी अच्छी बातों को अपना लिया गया और खराब बातों को छोड़ दिया गया। जैसे पंचम गणतंत्र की जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था की भांति। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 49 एंड 50 के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार प्राप्त है और प्रतिनिधित्व प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ नहीं रह सकता। संविधान की उपबंध संसदीय व्यवस्था के समान है, लेकिन साथ ही अध्यक्षात्मक शासन के तत्वों को भी यहाँ ग्रहण किया गया। जैसे यहाँ का राष्ट्रपति भारत और ब्रिटेन के समान नहीं होकर अमेरिकी राष्ट्रपति के समान शक्तिशाली है और इसे काफ़ी शक्तियों का प्रयोग वो अपने डिस्क्रिमिनेशनरी पावर के द्वारा भी कर सकता है, विवेकाधीन शक्तियों के द्वारा भी कर सकता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है और उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त यद्यपि मंत्री संसद की गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था की भांति वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। यदि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका अर्थात मंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के न केवल सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, साथ ही उसकी कार्यवाही में भी भाग लेते हैं और उनको मतदान का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन फ्रांस के संविधान में उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि संसद के किन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया जाता है तो उन्हें संसद के सदस्यता का त्याग करना होता है। जैसे कोई सदस्य संसद का सदस्य है और उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है तो उसे सबसे पहले संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो यह बात पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक व्यवस्था के समान है। तो जैसा कि ब्रोगन ने कहा है कि यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान है, वरन यह दोनों का मिश्रण है। यह एक सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, यह देखना है। इट इज़ नाइदर अ प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन टाइप nor a parliamentary constitution of the English type, but it is a mixture of the two. Whether it will be a happy mixture or not remain to be seen. नेक्स्ट बात हम करते हैं अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। जो फ्रांस का संविधान है वह यहाँ पर राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति का यहाँ कार्यकाल 7 वर्ष होता है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति बहुत ही निर्बल होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर निर्वाचन का आदेश दे सकता है और यहाँ तक कि जो है कि लेजिस्लेचर है उसकी कानून बनाने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और ये केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनकी सूची संविधान में दी गई है। इन विषयों के बाहर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त है। जैसा कि एरोन ने कहा है कि नवीन संविधान का सबसे प्रमुख तत्व संसद के अधिकारों को सीमित करना ही है। द की टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिमिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसी प्रकार से फ्रेडरिक ने भी कहा है कि नवीन संविधान की विशेषता यह है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इट इज one of the striking innovations of the present constitution that it returns to making both houses of parliament more nearly equivalent, especially in the field of legislature। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थापिका की जो शक्ति है वो निर्बल है। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य कर सकें। तो हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की भी, तो यहाँ पर भी इस सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल को अलग अलग रखने का प्रयास किया गया। यहाँ कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसा कि अमेरिका में है, और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरे तौर पर नहीं अपनाया गया है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रीगण संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूरे तौर पर अपनाना अव्यावहारिक होने के कारण ही ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक दलों को संवैधानिक
मान्यता देना। अगर हम बात करें वर्तमान समय के जितने भी प्रजातंत्रात्मक राज्य हैं वहाँ पर राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि इन देशों में राजनीतिक दल इस दृष्टि से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संविधानोत्तर हैं। संविधान में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रांस के गणतंत्र या संविधान की, तो यहाँ पर राजनीतिक दलों को संविधान में स्पष्ट मान्यता दी गई है। जैसा कि पिकल्स ने कहा है कि प्रथम बार एक गणतंत्रात्मक संविधान राजनीतिक दलों को केवल नाम ही नहीं लेता है, वरन राजनीतिक जीवन के स्वाभाविक तथ्य के रूप में इन्हें मान्यता भी प्रदान करता है। For the first time, a republican constitution not merely mention parties but acknowledgement them as a normal constitutional of political life। इसी प्रकार से यहाँ जो फ्रांस का संविधान है वहाँ पर संवैधानिक परिषद की व्यवस्था भी की गई है और यह एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई है जिसका समरूप संभवतः किसी भी देश से नहीं मिलता है। यहाँ पर संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 30 वर्ष हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि संकट काल की घोषणा कर दी जाए तो उससे पूर्व राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वह इस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल से परामर्श ले, सजेशन ले। और संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांस का संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ की जो समसामयिक परिस्थितियाँ थी, हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश का संविधान वहाँ की परिस्थितियों की उपज होता है और फ्रांस का संविधान भी ऐसा ही संविधान है। इसकी कुछ विशेषताएं सामान्य हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं इसकी अनूठी विशेषताएं हैं। धन्यवाद।